ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है कम्युनिकेशन का स्टार्ट किया था, यानी जो हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर 17 है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और उसके अंदर लास्ट में तो हमने हार्मोन से रिलेटेड पढ़ लिया था। जो नेक्स्ट हम आज वो कोशिश करते हैं डिस्कस करने की, उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स, न्यूरॉन्स, सेंसरी इंटरमीडिएट रिले एंड मोटर, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, द नर्व इम्पल्स और उसके बाद साइनैप्स। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको आज जो है आज के लेक्चर में जो है वो कवर कर लें। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा ये हार्मोन्स वाला रह जाएगा, तो इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कोशिश करते हैं कि आज ये हम कवर करते हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में भी, कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ, ठीक है। लाइक ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं बताया उन्होंने, डिस्कस किया। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें आगे आपको पता है कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है, मगर उसे सिंपल नर्वस कोऑर्डिनेशन कह दिया। तो अब उसका बेहतर ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक तो ये जो कंटेंट दिए मैं इसको हम सारा कवर कर लें। उसके बाद जो है लाइक ब्रेन वाला पोर्शन जो आ जाता है, यानी ब्रेन के जो फीचर्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अगर उसको आप मतलब उसको कवर करने की कोशिश करें, कि वो सिंपली एक नॉलेज बेस्ड जो है वो टॉपिक है। ठीक हो गया। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो इसमें हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये लास्ट लेक्चर में अगर आप बात करेंगे तो हमने प्लांट हार्मोन्स जो है वो पढ़ लिए थे। और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है, दैट इज कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। ठीक हो गया, यानी जो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कह लें या कम्युनिकेशन इन एनिमल्स कह लें अगर हमारे पास, तो वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है कह लें या कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इन एनिमल्स, ठीक है, वो किस तरह से होती है। तो उसमें हमारे पास याद रख लीजिएगा, एक्चुअल में दो वेज हैं, ठीक है। एक वे हमारे पास जो है वो आपका आ जाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास वे है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नाउ जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इसमें क्या चीजें आ जाती हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कह देते हैं, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कह देते हैं। इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कह देते हैं, ठीक हो गया। इसको ग्लैंडुलर सिस्टम भी कहा जा सकता है, ठीक। तो ये एक्चुअल में सारे एक ही जो है वो आप कह सकते हैं नेम है। यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे पास केमिकली यानी हार्मोन्स के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू ग्लैंडुलर जो है वो हमारे पास जो है वो चल रही होती है। दूसरी तरफ हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर एक्चुअल में आप ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया, क्या इन्वॉल्व होगा, नर्वस सिस्टम। नाउ नर्वस सिस्टम के आगे कंपोनेंट्स कितने हैं जी, ये देखिएगा, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, इफेक्टर्स हैं। ठीक है, दीज थ्री आर द मेजर्स, आप कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास जो है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास जो है वो कोई ऑर्गन्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी ऑर्गन्स फुल्ली इन्वॉल्व हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पॉसिबल है कि कोई नर्व एंडिंग्स जो है ये भी पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, ये इफेक्टर्स हैं, ये किस तरह से आते हैं, इनको अगर हम आगे डिटेल में देखेंगे तो रिसेप्टर को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर को जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो रिसेप्टर हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि जी 5 डिफरेंट कैटेगरीज के जो है वो हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ठीक हो गया। तो 5 जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया, जो 5 रिसेप्टर्स हैं उसमें सबसे पहला आ रहा है कीमो रिसेप्टर्स, देन मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर, नोसियो रिसेप्टर्स। यानी मोस्ट प्रोबेबली
जो वर्ड्स हैं, ठीक है, यही आपको बता रहे होंगे, यही से आपको आइडिया हो रहा होगा हमारे पास कि किस तरह से हमारे पास जो है ये वर्ड्स, यानी किस तरह से ये रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं। यानी कीमोरिसेप्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो लाइक केमिकल्स को क्या कर रहे होंगे हमारे पास, आप कह सकते हैं रिसीव कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाता है कि लेट्स सपोज हमारे पास स्मेल को क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास जो है वो ये सेंस कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी टंग है, ठीक है, टंग में हम जो है वो टेस्ट जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, दीज आर आल्सो। इसी तरह हमारे पास जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज से रिलेटेड हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड होते हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो गया उस लिहाज से होते हैं। फैटी एसिड अगर ब्लड में ज्यादा हो रहा है उसके लिहाज से हमारे पास क्या होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कीमोरिसेप्टर नॉट एग्जिस्ट ओनली ऑन द स्किन बट आल्सो एग्जिस्टिंग इनसाइड द बॉडी, यानी ब्लड के अंदर भी। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, आपको अगर मैं लेके जाऊं चैप्टर जो आपने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा था रिसेप्टर मौजूद थे जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे थे। ये वो क्या थे, इंटरनल रिसेप्टर थे, मैकेनो रिसेप्टर थे बाय द वे, यानी वो इंटरनल रिसेप्टर थे जो एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहे थे बॉडी के इनसाइड। लाजमी नहीं है कि वो स्किन के आउटर रीजन के अंदर हो, वो बॉडी के इनसाइड भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैकेनो रिसेप्टर की बात करते हैं तो मैकेनो रिसेप्टर हमारे पास जो है इसमें भी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिसेप्टर जो है, यानी जो चीजों को रिसीव करने के लिहाज से आ सकते हैं, उसमें हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल प्रेशर से रिलेटेड, जो अभी मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। इसी तरह टच के रिसेप्टर हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। हेयरिंग के हैं, ठीक हो गया। और बॉडी इक्विलिब्रियम के लिहाज से हमारे पास जो है आ जाते हैं, ठीक है, यानी बॉडी को इक्विलिब्रियम, ठीक है, के लिहाज से भी आना। अच्छा, इसी तरह फोटो रिसेप्टर्स हैं। अब लाइट रिसेप्टर भी ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लाइट रिसेप्टर कौन से हो सकते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन में आईज के अंदर जो है हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के स्पेशलाइज सेल्स कह सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम रॉड्स या कॉन्स कह देते हैं, ठीक हो गया। और ये आपको आइडिया है कि लाइट की इंटेंसिटी, लाइक जो कोन्स हमारे पास हैं, ठीक है, ये लाइट कलर को, ठीक हो गया, और जो रॉड्स होते हैं लाइट इंटेंसिटीज को, ठीक है, क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। लाइट बहुत ज्यादा है, कम है, आपने देखा होगा जब आप एक नॉर्मली जा रहे हैं तो एकदम से आपकी आईज में बहुत ज्यादा लाइट पड़ी है तो आपकी आंखों में एकदम से रिएक्शन सेंस में आप कह सकते हैं कि फिजिकल एक मैकेनिज्म होता है कि जिस सूरत में जो अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो उस सूरत में आईज जो पीपल है वो डायलेट कर जाता है, और अगर कम है तो उस सूरत में वो बिल्कुल ऐसा जो है ना, आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप किसी चीज को ऐसे देख रहे होते हैं जो बिल्कुल डार्क में होती है तो आप उसको बिल्कुल चुन्नी चुन्नी आई से देख रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा फोकस, उस सूरत में क्या होता है कि जो पीपल होता है वो हमारे पास क्या कर देता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है, ये एक्चुअल में क्या है, फोटो रिसेप्टर है। इसी तरह हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स है। थर्मो रिसेप्टर आपको पता है कि हमारे पास थर्मो रिसेप्टर, आपको आइडिया है कि हमारे पास कोल्ड के रिसेप्टर हो सकते हैं या हमारे पास हीट के जो है वो रिसेप्टर जो है वो हमारे पास है। इसी तरह नोसियर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में जो वर्ड है नोजीरा से निकला है जिसका वर्ड मीनिंग होता है पेन, ठीक हो गया। तो वो रिसेप्टर जो पेन को परसीव करते हैं, ठीक है, परसीव पेन, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये एक्चुअल में वो रिसेप्टर्स हैं, आप कह सकते हैं कि जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ना एक एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू आया था कि ये एक्चुअल में बुक की लाइनिंग, बुक की वर्डिंग ही है, ठीक है। तो उसमें उसने लिखा था कि जो नोजियो रिसेप्टर्स हैं, यानी ये जो नोजियो रिसेप्टर है ना, इसके लिहाज से उसने एक चीज लिखी हुई थी, अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स, ठीक हो गया, किस चीज की, नर्व एंडिंग्स की, ठीक है। तो क्वेश्चन एंटिटेस्ट में क्या पूछा गया था, पूछा ये था कि जो हमारे पास आइडेंटिफाई द रिसेप्टर दैट हैज अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स, ठीक हो गया, दैट हैज अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग। अब ये बुक की लाइनिंग ही है तो इसमें याद रखना है आपने कि नोजियो रिसेप्टर जो है हमारे पास आ जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद
नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं हमारे पास, तो ये अच्छा, अब यहाँ देखें, ये हमने रिसेप्टर्स की टाइप्स देखी किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखने लगे न्यूरॉन्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो शो हो रहे हैं, दीज आर नर्व सेल्स, ठीक है। आपको आइडिया है कि हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगरीज की नर्व सेल्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। उसमें मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है और सेंसरी न्यूरॉन, ठीक हो गया। अच्छा, न्यूरॉन को पढ़ाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो ये नॉर्मली एक दफा या 2 दफा पूछी गई है, ठीक है। ये है हमारे पास मॉडलिटीज ऑफ सेंसेशन, ठीक है। मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ। मॉडलिटीज ऑफ सेंसेशन, ये अक्सर औकात स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी ये क्या है, समझ नहीं आती है, ठीक है। मॉडलिटीज ऑफ सेंसेशन, ठीक हो गया। मॉडलिटीज ऑफ सेंसेशन हमारे पास जो है किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जी देखें, हमारे जो ब्रेन है या ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। आपको आइडिया है कि हर बॉडी का पार्ट, लाइक हैंड्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, आईज है, ईयर्स है, ठीक है, फीट है, इसी तरह। यानी इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे तो हर बॉडी का जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। यानी अगर मैं क्वेश्चन लिखूं ना कि हाउ, ठीक है, डिफर, ठीक है, हैव डिफरेंट, हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स कह लें, सेल्स कह लें, ठीक है, हैव डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाउ डिफरेंट ऑर्गन सेल्स हैव डिफरेंट एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ मॉडलिटीज ऑफ द सेंसेशन। यानी इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि जी, मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 केसेस हैं, ठीक है। 2 तरह से हम इसको जो है वो कैटेगराइज करते हैं। एक है स्पेसिफिक टर्मिनेशन, ठीक हो गया। एक हमारे पास क्या, स्पेसिफिक टर्मिनेशन। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ब्रेन, ठीक हो गया, इन द ब्रेन। यानी 2 केसेस हैं, एक हमारे पास क्या है स्पेसिफिक टर्मिनेशन, दूसरा हमारे पास क्या है स्पेसिफिक रिसेप्टर। यानी देखिए, हमारे पास अगर मैं बात करता हूं आईज, लेट्स सपोज, या स्टमक कह लेता हूं, चले, ठीक है, मैं कह देता हूं ये लिवर है, कोई भी एक रीजन है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं फीट कह देता हूं, ठीक है। कोई भी एक रीजन है, कहीं से भी एक मैसेज कह लें, बायोलॉजिकल मैसेज, ठीक है। बायोलॉजिकल मैसेज को हम कह देते हैं, ठीक है, इम्पल्स, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इम्पल्स क्या होती है। तो इम्पल्स हमारे पास जो है जनरेट होती है आइज से, स्टमक से, लिवर से, फीट से। लेट्स सपोज आपने किसी जो है वो आपके पाँव में कोई चीज लग गई है, तो इमीडिएटली क्या होगा कि एक मैसेज जनरेट होता है जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। वो मैसेज जो है, अब आपको पता है कि वो मैसेज जनरेट हुआ है, तो उसने कहीं ना कहीं जाके क्या करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो वो जो टर्मिनेशन है उसे हम कहते हैं उसकी स्पेसिफिक आप कह सकते हैं टर्मिनेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी है स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ब्रेन। अब क्या होगा कि ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन में आपने पढ़ा हुआ है कि ब्रेन के मेजर एक्चुअली 3 रीजन्स हैं, फोर, मिड एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि इसके आगे 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम होता है हमारे पास, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह मिड ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन के आपने 3 रीजन पढ़े होंगे, सेरिबेलम है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा है और पोन्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेन के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, हर रीजन एक स्पेसिफिक एरिया को क्या कर रहा है, डील कर रहा है, सही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन के अंदर क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, यानी प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन एक्सप्रेस, आप कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन सिंपली। यानी जब आप कह सकते हैं कि सेंसेशन की बात करेंगे तो सेंसेशन में हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक टर्मिनेशन होगी और स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे जिससे फर्दर डील किया जाएगा। ये नहीं होगा कि एक दफा से जो है वो स्टार्ट हुआ और उसके बाद कंटिन्यू नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, वापस चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि जो यहाँ पे ये हमने रिसेप्टर्स देखा, फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे न्यूरॉन।
न्यूरॉन हमने कहा 3 कैटेगरीज की हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन होती हैं, इंटर न्यूरॉन होती हैं। इंटर न्यूरॉन को हम इनके दूसरे नाम भी याद रखने हैं, रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, एक और नाम भी है एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं, एक और नाम भी है एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कह देते हैं, इसको एक और नाम भी देते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये सारे नाम किसके इंटर न्यूरॉन के हैं, यू मस्ट हैव टू मेमोराइज इन योर माइंड कि जी ये न्यूरॉन्स के डिफरेंट नेम क्या है, क्योंकि अक्सर औकात एंटिडेज में वो डिफरेंट नेम्स को यूज कर लेता है, लाइक रिले को कर लेगा, एसोसिएटेड को कर लेगा, एसोसिएटिव को कर लेगा, मिक्स्ड को कर लेगा। तो यू मस्ट हैव इन योर माइंड, ये ना हो कि वहां पे क्वेश्चन आया और आप लोग जो है वो ये माइंड में बिठा ले कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है या ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये ऐसा हरगिज नहीं है। ये सारे नाम जो है कहीं पे उसने एसोसिएटेड लिख दिया है, कहीं पे उसने रिले लिख दिया है, कहीं पे उसने मिक्स लिख दिया है। तो यू मस्ट हैव इन योर माइंड दैट द इंटरन्यूरॉन इज अदर नेम ऑफ रिले, एसोसिएटेड, एसोसिएटिव एंड मिक्स्ड न्यूरॉन। उसके बाद हमारे पास क्या होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। ये 3 मेजर जो है वो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 3 मेजर हमारे पास जो है वो न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, ये हम एक सिंपल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि नॉर्मली जो न्यूरॉन होती हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक हो गया। ये हम देखते हैं। अच्छा नॉर्मली जो हमारे पास आप कह सकते हैं ये एक मोटर न्यूरॉन है। अच्छा मोटर जो न्यूरॉन होती है, ठीक है, इसको हम मोटर न्यूरॉन, ठीक है। एक दफा एमसीक्यू आया हुआ है और उसने पूछा था कि जी एमसीक्यू उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, देखिए इसको पीछे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडल न्यूरॉन, ठीक हो गया। याद रखना उसमें ऑप्शन था मोटर न्यूरॉन, बीटा ऑप्शन था इंटर न्यूरॉन, चार्ली ऑप्शन था सेंसरी न्यूरॉन, डेल्टा नॉन ऑफ देम। तो इसका आंसर जो है वो सोचे जरा क्या होना चाहिए। तो याद रख लीजिएगा मॉडल न्यूरॉन हम कहते हैं कि जो बाकी न्यूरॉन्स हैं उनकी या बाकी जो नर्व सेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करके एक प्रॉपर इमेज देता है कि नर्व सेल ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो मोटर न्यूरॉन है इसको हम एक्चुअल में याद रख लेना मॉडल न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये जस्ट आप सिंपली कह लेंगे ये दूसरा नाम है उसका, ठीक है, मोटर न्यूरॉन का। अच्छा अब हमारे पास स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये सामने आपके डायग्रामेटिकली मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। इसमें ये रीजन जो हमारे पास होता है, बल्कि ये लिखा हुआ है इसमें, दैट रीजन इज कॉल्ड एज सेल बॉडीज, और एक लॉन्ग फाइबर होता है इसको हम कह देते हैं एक्सॉन, ठीक हो गया। अब जो सेल बॉडी होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है ये जो सेल बॉडी है इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि इस तरह से ना डेंड्राइट्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं। अच्छा डेंड्राइट स्मॉल फाइबर्स होते हैं, स्मॉल फाइबर्स या एक्सटेंशन कह लें आप। अच्छा कुछ न्यूरॉन ऐसी हैं जिनमें डेंड्राइट की जगह पे ना डेंड्रॉन भी होता है। अब ये डेंड्रॉन क्या होता है, डेंड्रॉन आप सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि एक सिंगल आप कह सकते हैं अगर इस तरह से ये ब्रांचेस है ना, अगर ब्रांचेस है तो हम इन्हें कह देते हैं डेंड्राइट्स, ठीक हो गया। और अगर बहुत सारे हैं, सॉरी अगर एक है बहुत सारे हैं ब्रांचेस हैं तो ये डेंड्राइट्स कहलाएंगे। अगर ये एक ही है यानी एक इस तरह से फाइबर है लंबा सा, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं डेंड्रॉन। वी कैन नॉट से दिस डेंड्राइट, ठीक हो गया, क्योंकि सिंपली ये डेंड्राइट्स, और अगर एक की बात करेंगे तो ये डेंड्राइट हो जाएगा सिंपल। डेंड्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम डेंड्राइट, तो अपने माइंड में आपने बिठा लेना कि डेंड्राइट एंड डेंड्रॉन इज डिफरेंट। डेंड्रॉन इज सिंगल आप कह सकते हैं फाइबर कह लें, डेंड्रॉन इज डेंड्राइट इज ब्रांचेस आप कह सकते हैं, मल्टी फाइबर्स कह सकते हैं या मल्टी एक्सटेंशंस ऑफ द साइटोप्लाज्म कह सकते हैं आप, ठीक हो गया। अच्छा अब आप याद रखने की ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ठीक है, बट फंक्शनली क्या होती है सेम। अब फंक्शन क्या है इनका याद रख लीजिएगा, वो जो हम पीछे इंपल्स की बात कर रहे हैं, मैसेज की बात कर रहे हैं, दैट मैसेज या इंपल्स इज मूविंग टूवर्ड या थ्रू द नर्वस सिस्टम। इसका काम ये होता है कि वो जो मैसेज आ रहा होता है, एरोज मैंने लगाए हैं, एंड दीज एरोज इंडिकेट दैट द डेंड्राइट, द डेंड्रॉन या डेंड्राइट का फंक्शन क्या होगा कि वो जो मैसेज या इंपल्स होता है उसको टूवर्ड लेके आता है सेल बॉडी,
यानी उसके न्यूक्लियस की तरफ, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा, जिस तरह ये हमने कहा कि ये इंटरनल हमारे पास साइटोप्लाज्म है, याद रख लीजिएगा साइटोप्लाज्म के अंदर और भी कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और वो हमारे पास क्या है, सिंपल आप कह सकते हैं कि जी अदर ऑर्गेनल जो है हमारे पास आ जाते हैं। उनमें लाइक एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जिसको हम कह देते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक हो गया। नेजल ग्रेन्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें सिंपली आप कह सकते हैं कि RER प्लस गोल्जी ऑपरेटस। ये एंटीटेस्ट में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेजल ग्रेन्यूल्स। RER आपको पता है कि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। तो नेजल ग्रेन्यूल्स का एंटीटेस्ट में आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेजल ग्रेन्यूल्स, या ये पूछा जा सकता है कि वो अच्छा कंपोजिशन में वो RER और GA दे सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे वो ये भी कह सकता है कि भाई ये बताओ कि which one of the following is not comes under the structure या composition of the nasal granule। उसमें वो RER और GA की जगह पे कोई और ऑप्शन दे देता है, इसको मिक्स कर देता है। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए हमारे पास कि जो है ये किस तरह से जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक लॉन्ग फाइबर जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक हो गया। दैट लॉन्ग फाइबर इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ठीक हो गया। और जो कुछ एक्सॉन्स हैं, याद रख लीजिएगा, इन पे इस तरह से स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। These cells are called as Schwann cells। Schwann cells एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि स्पोर्टिंग सेल्स हैं। ठीक हो गया। Schwann cells हमारे पास क्या है, स्पोर्टिंग सेल्स है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है जो एक्सॉन है, ठीक है, हमारे पास इस पे शीट एक आप कह सकते हैं फैटी लेयर कह लें मौजूद होती है, जिसको हम सिंपली कह देते हैं कि जी हमारे पास माइलिनेटेड कह लें या माइलिन शीट कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक और चीज जो है वो याद रखनी है, और वो हमारे पास क्या है कि जो हमने ये बात की है श्वान सेल्स की, इससे रिलेटेड जो है ना एक हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप कह सकते हैं आ चुका हुआ है। ठीक हो गया। और वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ कि सिंपली हमारे पास जो है यहाँ पे इसको मैं ले जाता हूँ। ठीक हो गया। या ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, इसको बल्कि इनफैक्ट नोट कर लीजिएगा हमारे पास कि जो हमारे पास या ठीक हो गया। ठीक है। पहली बात, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि जी जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग सेल्स हैं हमारे पास ब्रेन के, वो क्या है, पहली बात तो ये। ठीक हो गया। यानी स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन हमारे पास जो है वो क्या होते हैं। ठीक है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको आ सकता है कि व्हाट आर द स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। व्हाट आर द स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। तो एक तो आ गया ये क्वेश्चन कि जी व्हाट आर द स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। एक नर्वस सिस्टम के, अब नर्वस सिस्टम में ये नहीं कह देना कि जी जो रिसेप्टर्स हैं या इफेक्टर्स हैं, या हमारे पास जो है, जो हमने अभी टाइप्स पढ़ी है पीछे तीन, ठीक है, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स। अब ये लाजमी नहीं है हमारे पास कि जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक हो गया, जो न्यूरॉन्स हैं इनको, ये ऑब्वियसली सी बात है कि ये पार्ट होते हैं किसका, सिंपली आप कह लें कि नर्वस सिस्टम का। बट स्पोर्टिंग सेल्स कौन से होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास याद रख लीजिएगा, हम एक टर्म यूज करते हैं और आप लोगों ने सुनी भी होगी। ठीक है। उन्हें हम कहते हैं सिंपल गिलियल सेल्स। ठीक हो गया। इसको एक और नाम भी देते हैं, याद रख लीजिएगा, न्यूरोग्लियल। ठीक है, न्यूरोग्लिया कह लें या न्यूरोग्लियल सेल्स भी इसको हम जो है वो कह देते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं ना, गिलियल सेल्स कह लें, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्स हैं हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन कह लें या एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम है, इसका 50% बनाते हैं। यानी आप ये कह लें कि 50% ये गिलियल सेल्स होते हैं और 50% न्यूरॉन्स यानी सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन होती हैं। ठीक हो गया।
तो जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है, जो अभी आपको बता रहा था मैं कि हमारे पास यहाँ पे ये देखिए जरा, अब यहाँ पे ये जो शवान सेल्स मैंने बात की ना, शवान सेल्स स्पोर्टिंग सेल्स है, एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, अब ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ग्लियल सेल्स, ठीक हो गया, या न्यूरोग्लियल सेल्स, अब ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, मगर वो जब शवान सेल के बारे में बताता है तो वो कहता है जी स्पोर्टिंग सेल है। एक दूसरी जगह जब न्यूरॉन्स के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, आई थिंक सो ये पेज है ना वो 60 के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, कि वहां पे वो क्या कहता है कि जी हमारे पास जो श्वान जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं 50% ऑफ द आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम है, तो वो हमारे पास क्या है, ग्लियल सेल्स के हवाले से उनको कहते हैं ग्लियल सेल्स हमारे पास होते हैं, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, ये क्या करते हैं असल में सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है क्या होगा कि माइलिनेटेड शीट होती है, ये फैटी लेयर होती है, फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई फैटी लेयर। अच्छा, श्वान सेल्स के दरमियान में क्या होते हैं, इस तरह से अगर आप देखें डायग्राम को, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ कुछ बिल्कुल बहुत माइन्यूट सी स्पेसेस जो है वो क्या है, खाली है, इन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रिंगवेयर, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो एक्सोन है, इसके अलावा एक्सोन, अब देखो ये है साइटोप्लाज्म, गौर से सुनना आप जरा, ये साइटोप्लाज्म है, जब इसको आगे मूव करेंगे, ठीक है, होता ही साइटोप्लाज्म ही है, बट द पार्ट ऑफ एक्सोन इज एक्चुअली जो कि इंटरनल रीजन है उसको हम कह देते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है, एक्सोप्लाज्म, सेल बॉडी है तो सिंपली साइटोप्लाज्म हो गया, और एक्सोन का वही रीजन, वही एक्सटेंशन है, ठीक है, अगर हम कलर को देखेंगे ना तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारा वही इसके इंटरनली है, तो इसका जो इंटरनल रीजन है उसको हम क्या देते हैं जी एक्सोप्लाज्म, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सोप्लाज्म के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं या होती हैं, ठीक है, आपने याद रखना है, उसमें हमारे पास नंबर 1 एक तो चीज आ जाती है माइक्रोट्यूब्यूल, आई थिंक माइक्रो ट्यूब्यूल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो आपके RER जो है वो आ जाते हैं, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ आप कह सकते हैं फाइबर्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिल्स, और इसके अंदर चौथी चीज हमारे पास जो मौजूद है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है, वो कहता है कि जो एक्सोप्लाज्म है, ठीक है, एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर ये चार चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और ये चार चीजें एंटीडेस्ट के हवाले से आपको पता होनी चाहिए कि जी वो कौन कौन सी चार चीजें जो एक्सोप्लाज्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। वो है माइक्रोट्यूब्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूरोफिब्रिल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये चार चीजें आपने याद रखनी है कि दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सोप्लाज्म, ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सोप्लाज्म, यानी एक्सोप्लाज्म के इनसाइड जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल, RER, न्यूरोफिब्रिल, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आपको एंटीटेस्ट में पूछ सकते हैं कि एक्सोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोजिशन, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये आपकी बुक की लाइन है कि ये सारी की सारी चीजें जो यहाँ पे जो है एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ये जो आपको नोड ऑफ रेनवीयर नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में जब मैसेज ने मूव करना होता है, ठीक हो गया, तो मैसेज जब मूव करता है तो उस सूरत में क्या होता है कि ये एक्चुअल में यहाँ से इस रीजन पे, यहाँ से इस रीजन पे कह सकते हैं, इस तरह से जंप करके इसको आप सिंपली कह लें कि ये वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ये जो मैसेज का जाना है, इस मैसेज को हम कहते हैं, या इस तरह के जो आप कह सकते हैं जो होता है कंडक्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैसेज है, तो इसे हम कहते हैं सॉल्टेटरी इंपल्स, ठीक हो गया। ये एक्चुअल में क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है, इसका मकसद ये होता है, ठीक है, इसका मकसद ये होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो मैसेज है ना, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ाई जा सके, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज द आप कह लें वेलोसिटी कह लें ऑफ मैसेज की बजाय मैं इसको इम्पल्स लिख देता हूँ, यानी इंक्रीज, यानी इंक्रीज द, यानी अगर नॉर्मली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो है नॉर्मल केसेस के अंदर, ह्यूमन के अंदर 100 मीटर आप कह सकते हैं पर सेकंड, ठीक है, यानी 100 मीटर पर सेकंड के लिहाज से जो मैसेज है वो मूव करती है, और मैक्सिमम जो रिकॉर्ड की गई है वो 120 मीटर पर सेकंड जो है वो रिकॉर्ड की गई है, यानी एक आपको पता है मीटर जो है वो कितना होगा, और फिर उसको अगर हम 100 मीटर में डिवाइड करें तो एक सेकंड में, यानी पलक झपकने के अंदर ही मैसेज जो है वो
आप कह सकते हैं कि 100 मीटर तक जो वो पहुंच जाता है, इम्पल्स जो वो पहुंच जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक्सॉन का, अब डेंड्राइट और एक्सॉन मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। डेंड्राइट मैसेज को लेके आ रहा होता है टुवर्ड द सेल बॉडी, और एक्सॉन लेके जा रहा होता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ए फॉर अवे याद रख लीजिए, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, ये याद रखना है। डेंड्राइट क्या कर रहा है, मूविंग मैसेज या इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी। ठीक हो गया, ये क्या है, डेंड्राइट या डेंड्रॉन। जबकि सेल बॉडी से फर्दर अवे फ्रॉम, आप कह सकते हैं जो इंपल्स को लेके जा रही होती है, वो हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं एक्सॉन। ठीक हो गया। होपफुली आपको जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक जो है वो कवर हो गया होगा न्यूरॉन का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिएगा आप, न्यूरॉन जो हमने अभी यहाँ पे टाइप्स पढ़ी है, मोटर, इंटर न्यूरॉन, इनका जो एक कॉमन सा फंक्शन है मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि जी सिंपली जो ये देखिएगा सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये क्या करती हैं, सेंस करती हैं। ठीक है, डेंड्राइट के थ्रू यहाँ से ये मूव करनी है। ठीक है, यहाँ से आगे जाएंगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से होके, अब ये सेल बॉडी है, अब ये एक सिंबल, ठीक है, नजर आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये आगे मूव करेंगी, यहाँ से फर्दर इसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा किस तक, इंटर न्यूरॉन तक। इंटर न्यूरॉन नॉर्मली ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। जबकि सेंसरी स्किन की एंडिंग्स अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे मौजूद होती हैं। स्किन नर्व जो होती है स्किन की एंडिंग्स पे जो है वो मौजूद होती है, और इनकी भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास जो है वो क्या है, सिंपली आप कह लें ब्रेन का रीजन है। यहाँ से उसको फर्दर जो है वो मोटर न्यूरॉन होती है, मोटर न्यूरॉन फर्दर जो है वो क्या करती है, उसकी इम्पल्स, उसका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करती है। इस तरह से क्या होता है, यहाँ से इम्पल्स आई यहाँ से, और यहाँ से फिर जो है वो अवे फ्रॉम द मैसेज है वो आप कह सकते हैं लेके जा रही होती है टुवर्ड द इफेक्टर। यानी आप ये कह लें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, अगर लास्ट टाइम वाला लेक्चर आपको याद हो, मैंने बताया था कि रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बिल्कुल दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हो ये देखें जरा, बल्कि यहाँ पे मैंने रेज कर दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। तो हमने क्या कहा, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर्स, ठीक है, जो स्टिमुलाई था रिसेप्टर के थ्रू, ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, ये क्या, इसने मैसेज को भेजना है इंटर न्यूरॉन की तरफ। इंटर न्यूरॉन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में उसका रिस्पॉन्स जनरेट करना है, और वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो इफेक्टर तक जो है वो क्या किया जाता है, मैसेज पहुंचाया जाता है। इफेक्टर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि इफेक्टर्स जो है, कल हमने एग्जांपल पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में भी, हमने कहा था कि जी इफेक्टर्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, आपके मसल्स हैं प्लस ग्लैंड्स हैं। ठीक है, मेजरली ग्लैंड्स और हमारे पास मसल्स। ठीक हो गया। अब ये आपने याद रखना, ठीक है, मसल का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक हो गया, ग्लैंड्स को हमने पढ़ना है जो इसी हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक हो गया। तो अब होपफुली आपको जो एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, यानी उसका क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि रिसेप्टर किस तरह से होते हैं, न्यूरॉन्स किस तरह से होती हैं, इफेक्टर्स जो है वो किस तरह से होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे मैं लेके जाऊँ तो ये मैंने बुक की डायग्राम ऐड की है, ताकि अक्सर औकात स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये किस तरह से, अब जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जरा तवज्जो करिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के ये वाली जो थ्योरी ऐड की है, इसलिए ऐड की है ताकि आप लोगों ने इसको पढ़ना है। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक हो गया। और इसमें मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, लेट्स सपोज अगर हम एक की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि डेंड्राइट अनलाइक द एक्सॉन, ठीक है, ऑफन हैव स्पाइनी। ठीक है, तो अब ये देखें कि हमारे पास जो है वो ये एक्सॉन है, ये सिंपली बताया हुआ है कि हमारे पास इस तरह से भी डेंड्राइट जो है वो सिंपली आप कह सकते हैं पॉसिबल हो सकती है। इसी तरह ये हमारे पास दिखाई हुई है बी, डेंड्राइट्स ऑफ सर्टेन ब्रेन स्टेम्स, ब्रेन सेल्स। ठीक हो गया, ब्रांच पर आपको डायग्राम दे सकते हैं वो। ठीक हो गया, आपको डायग्राम दे सकते हैं। ठीक है, और हमने कहा जी कि आपको ये डायग्राम दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये वाली जो नर्व सेल आपको मिल रही है। तो ये देखिए जरा, बी, डेंड्राइट्स ऑफ सर्टेन ब्रेन सेल्स। ठीक हो गया। आपको पूछ सकते हैं जी ट्री लाइक, अभी उसमें लिखा हुआ है, ये एंटीटेस आ चुका है कि ट्री लाइक अपीयरेंस जो होती है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, आपको पता होना चाहिए ब्रेन में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, सी आपको पता है कि ये हमारे पास सिंपली मोटर है। ठीक हो गया। उसके बाद डी की अगर हम बात करेंगे, मैनी, अब ये हमारे पास सेंसरी है। ठीक हो गया। अब ये मैंने डायग्राम किसी पर्पस के लिए ऐड की है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाली है। ठीक है, उसको बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैनी अभी क्या लिखा है, मैनी सेंसरी न्यूरॉन्स हैव ओनली वन फाइबर which branches a short distance, ठीक हो गया, form of cell body।
वन ब्रांच पेरिफेरल रनिंग बिटवीन द रिसेप्टर साइट एंड डॉर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है, आप सिंपली कह सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज है, यानी बहुत सारी सेल बॉडीज इकट्ठी होती है, सेल बॉडीज इकट्ठी होती है तो वो मिलकर क्या बना देती हैं, गैंग्लियन बना देती है। ठीक है, ये सारी ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, इस सारी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये देखो जरा, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की है। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, आउटर व्हाइट मैटर होता है, इनर ग्रे मैटर होता है, किस तरह से है इसके आगे बाद में डिटेल भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इसलिए ऐड किया है कि यहाँ देखो ये इंपल्स आ रही है इस रीजन से, इस तरफ मैसेज आ रहा है, तो ये किसका बता रहा है, सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ से आगे जा रहा है, तो ये लो यहाँ पे ये जो चीज बताई हुई है ना कि सेंसरी सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ये आपको जो नजर आ रहा है दैट इज गैंग्लियन। और इसको अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कि सेल बॉडी सॉरी ये लिखा हुआ है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ पे अब आप दोबारा इसको रीड करेंगे ना तो आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। विच ब्रांचेस आर शॉर्ट डिस्टेंस गैंग्लियन इन विच सेल बॉडी इज लोकेटेड, अदर ब्रांचेस रनिंग फ्रॉम द गैंग्लियन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, गैंग्लियन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये गैंग्लियन इधर जा रहा है, फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन में जा रहा है। ठीक है, ये अब आपको समझ आ गई होगी। आगे आगे वही इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, ये मेन सिर्फ डॉर्सल का जो पॉइंट था मैंने क्लियर करने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन प्लस ये डायग्राम ऐड की थी। ठीक हो गया, अच्छा आगे देखते हैं हमारे पास। अब जो हम ये सेंसरी की बात करते जा रहे हैं कि हमारे पास जो सेंसरी है, सेंसरी एंडिंग्स है, तो उसको हम फर्दर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ जो सेंसरी एंडिंग्स है ये हमारे पास 3 तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहली जो हमारे पास है उसको हम सिंपली आप कह सकते हैं कि हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग होती है। उसके बाद मेजनर्स कॉप्सल्स हैं, देन पिसिनियंस हैं, वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग ये सिंपली आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्किन है, ठीक है, उसके बिल्कुल आउटर रीजन के ऊपर जो है वो बिल्कुल स्किन के ऊपर, मैं आगे डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको तो पता चल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जो है वो क्या होती है, सिंपली आप कह सकते हैं कि इस तरह से क्या होती है, मौजूद होती है इस तरह से। ठीक हो गया, अच्छा जी। इसी तरह मेजनर कॉप्सल्स की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना है कि हमारे पास जो मेजनर्स हैं, ठीक है, ये भी सेंसरी नर्व ही होती हैं, मगर इनकी जो एंडिंग्स होती हैं वो याद रख लीजिएगा इनकैप्सुलेटेड होती हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स। ठीक हो गया, अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है इनकी जो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं, एनाटॉमी के लिए देखेंगे तो ये हमारे पास इनका जो एंडिंग्स है ये क्या होती हैं, हाईली स्पाइरल होती हैं, और आप कह सकते हैं कि मच ट्विस्टेड जो है वो फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी ये जिस तरह ये नर्व एंडिंग है ना, ऐसे नहीं होती है। ये नर्व एंडिंग आई, इसके ऊपर क्या होगा, इस तरह से, ऐसे इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि मच हमारे पास इंकैप्सुलेशन जो है वो आप कह सकते हैं मौजूद होती है। और नॉर्मली ये क्या कर रहे होते हैं, टच रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं पेसिनियंस की, ठीक हो गया, तो पेसिनियंस हमारे पास याद रख लीजिएगा सिचुएटेड आप कह सकते हैं डीप इन द स्किन। डीपली जो है वो आप कह सकते हैं जो है वो क्या होते हैं, स्किन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, इन द बॉडी जो है वो आप कह सकते हैं मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये भी इनकैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक हो गया, इनकी भी जो एंडिंग्स होंगी वो हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इनका मेजर जो रोल होगा वो आप कह सकते हैं कि जी प्रेशर को जो है वो आप कह सकते हैं सेंस कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो वाइब्रेशंस वगैरह, ठीक हो गया, वाइब्रेशंस वगैरह को जो है हमारे पास जो है वो कंट्रोल कर रही होंगी। ठीक हो गया, ये एक सिंपल सी है, मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने बुक की डायग्राम ही ऐड की है, तो इसमें यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो आपको पता है एपिडर्मिस होती है जो बिल्कुल आउटर रीजन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये होती है डर्मिस। ठीक हो गया, तो यहाँ से ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग थोड़ा सा इसको अगर आप डीपली देखें तो आपको ब्रांचेस लाइक नजर आ रही होंगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक हो गया, ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मौजूद होती हैं। इसी तरह हमारे पास मेजनर्स हैं, तो ये डीपली अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको छत तक जो नजर आ रहे होंगे, ये ऊपर बिल्कुल आप कह सकते हैं मिरर। इसी तरह पेसिनियंस होते हैं। ठीक है, और ये मैंने 7 चीज जानबूझ के खुद ऐड की है ताकि ये आपने याद रखना है, इसको रीड आउट भी करना है, पढ़ना भी है। अच्छा, ये मैंने डायग्राम ऐड किया है। ठीक है, इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सेंस ऑर्गन जो है वो किस तरह से जो है वो मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर जो है हमारे पास एपिडर्मिस है, डर्मिस है, और उसके बाद जो है वो हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है,
इसमें अगर आपको ये देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा पेसेनियंस है, ठीक है। अगर आप चुट्टी काटते हैं किसी को, नीडल जो है वो लगा रहे हैं, सन आपको पता है हीट है, ठीक है। वैसे हमारे पास जो है अगर कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे पास है, ठीक है, तो उसमें थर्मो रिसेप्टर्स हैं, मेजनर्स, कॉर्पसल्स, नोजियो, पेन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक हो गया। और पसेनियन, पसेनियन आपको नजर आ रहे हैं ये डीप है एज कम्पेयर टू यहाँ से, ठीक है। ये पसेनियन जो मेजनर्स हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक हो गया। ये सारे के सारे जो है वो रिसेप्टर्स हैं जो कि नॉर्मली याद रखना है आपने, मौजूद होते हैं स्किन के अपर रीजन के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो है वो रिफ्लेक्स आर को पढ़ाने से पहले जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि अक्सर औकात क्वेश्चन आता है या पूछ लेते होते हैं, ठीक है, कि व्हाई सम पीपल, ठीक है, गेट पेन मोर देन अदर्स, ठीक है। अब ये बड़े मजे का सवाल है, यानी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पेन होती है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होती, कुछ फुल्ली आप कह सकते हैं कि जो है ना पेन लेस भी होते हैं। इसमें भी आपने को जो है वो सुना हो कि जी इस बंदे को जो है ना आप जितना मर्जी कर ले मार ले, ठीक है, इस बंदे को पेन नहीं होती है। कुछ लोगों ने कुछ को आपने देखा होगा, उसको हल्का सा टच करें तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा पेन की तरफ पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्चुअल में ये क्या रीजन है कि जो है पेन जो है वो एक कुछ लोगों को बहुत कम होती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह एक और चीज आ सकती है कि जी हमारे पास व्हाई सम पीपल गेट मोर कोल्ड देन अदर्स, ठीक हो गया। यानी कुछ लोग हैं जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं, और कुछ लोग जो है वो आप कह सकते हैं सिंपल के जो जिनको जो आप जो है ना वो बर्फानी इलाके में भी छोड़ दें तो वहां पे भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो है ना एक तरह से जो है वो ठंड को जो है वो आप कह सकते हैं या कोल्ड को फील नहीं कर सकते। तो इनकी रीजन क्या है? यानी देखो ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने ये जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने कहा ये स्किन का स्ट्रक्चर है, इसमें पेसेनियन पड़े हुए, इमेजिनर पड़े हुए, नर्व एंडिंग पड़ी हुई है तो सबके अंदर सेम रिसेप्टर, ठीक हो गया, है तो सबके अंदर सेम रिसेप्टर, ठीक हो गया। बट क्या रीजन है कि जो कुछ लोग हैं वो वेरिएशन जो है वो दिखाते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक स्टिमुलाई, ठीक हो गया। सोचे और आप लोगों ने इसको जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कि जो हमारे पास कुछ लोग हैं पेन ज्यादा होती है, कुछ कम होती है, तो उसकी रीजन क्या है हमारे पास, ठीक है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो तरह से। एक हम कह सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस, ठीक हो गया, रिलेटिव अबंडेंस। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है जी अन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कह लें आप लोग, ठीक है, या आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पेन के जो रिसेप्टर्स हैं दे आर 27 टाइम्स देन कोल्ड, ये ज्यादा होते हैं। इसी तरह कोल्ड के रिसेप्टर जो हैं वो 10 टाइम्स आप कह सकते हैं हीट से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास बात कर रहे हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास लाइक मैं लिखता हूँ कि जो टच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक हो गया, टच रिसेप्टर जो है वो ये आप कह लें कि मच हायर, ठीक हो गया, मच हायर इन द, ठीक है, मच हायर इन द स्किन, ठीक है, कौन सी वाली ऑफ आप कह सकते हैं फिंगर, ठीक हो गया, फ्रंट, ठीक है। अब देखोगे हमारी जो फिंगर है, ठीक है, एज कंपेयर टू बैक, ये लिखता हूँ जरा, चले आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम फिंगर की बात करेंगे, ठीक है, अब आपको पता है पाम की एक बिल्कुल इनर साइड होती है, एक आउटर साइड होती है। अब जो इनर साइड है, जो पाम वाली रीजन है, अब आप इनर वाली साइड पे टच करेंगे
या कोई नीडल लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगी। अगर आप उस फिंगर के आउटर रीजन पे लगाएंगे तो वो वहां पे पेन जो है वो कब होगी। तो उसकी रीजन क्या है हमारे पास, उसकी रीजन ये होती है रिलेटिव अबंडेंस जो है, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस जो है आप कह सकते हैं नर्व एंडिंग्स की, ठीक है, या रिसेप्टर्स की, वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है। ठीक हो गया, ओके जी। अच्छा, इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक है। रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ने से पहले हमें ये स्ट्रक्चर जो है, ये आपकी बुक का स्ट्रक्चर है और इसकी डायग्राम से, ये वाली जो डायग्राम मैंने पुट की है, इससे तकरीबन हर एंट्री टेस्ट के अंदर जो है लाजमी एमसीक्यू जो है वो आ चुके हुए हैं। ठीक हो गया, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको शो किया हुआ है, ये हमारे पास सिंपली, ये हमारे पास अगर ब्रेन है, ठीक हो गया, तो ये लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास जो है ये ब्रेन और ये नीचे क्या है जी, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया, और आपको पता है हमने स्पोर्ट, बल्कि स्पोर्ट उसमें तो हमारा नहीं था पार्ट, बट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे पास क्या होता है, मौजूद होता है। यहाँ पे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को लें और इसका डिसेक्शन देखें तो हमें ये इस तरह से नजर आ रहा होता है। इसमें ये एक आउटर रीजन है जिसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर की कंपोजिशन क्या होती है, कंटेन्स माइलिनेटेड एक्सॉन्स। गौर से सोच समझ के याद रखना है, क्या बता रहा हूँ, व्हाइट मैटर आउटर होता है और माइलिनेटेड एक्सॉन रखता है। उसके बाद है इसका इंटरनल रीजन, ठीक है, ये वाला, ये इंटरनल रीजन होता है ग्रे मैटर। क्या रखता है, कंटेन सेल बॉडीज ऑफ मोटर एंड सेल बॉडीज ऑफ मोटर एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स। जब ये देखो स्टार्ट में वो क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन, यहाँ पे उसने एसोसिएशन लिखी है, ठीक है, ये एक्चुअल में वही न्यूरॉन ही है। तो ग्रे मैटर कंटेन्स सेल बॉडीज, व्हाइट मैटर कंटेन सिर्फ एक्सॉन किसके, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो ग्रे मैटर है ये कंटेन बॉडीज ऑफ सेल बॉडीज ऑफ मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। अच्छा, उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि जी जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो कौन सा है, व्हाइट मैटर है या ग्रे मैटर है। याद रखना है ग्रे मैटर होता है। ये पूछ सकते हैं इनर होता है या आउटर होता है, तो आपको पता होना चाहिए इनर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है, ये देखिएगा जरा, ये वही डायग्राम है जो मैंने पहले आपको शो की थी। यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास है डोर्सल रूट कंटेन एक्सॉन ऑफ सेंसरी, आप कह सकते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ये अब बहुत सारी, और ये क्या है हमारे पास, ये गैंग्लियन है। कौन सा गैंग्लियन, डोर्सल रूट का। डोर्सल रूट किस चीज की गैंग्लियन है हमारे पास, सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ये पीछे जो मैं आपको बता के आया, तो ये सेंसरी है। अब सेंसरी न्यूरॉन हमने पीछे पढ़ा कि ये स्किन से इंपल्स को लेके आती है, ठीक हो गया, और उसको ब्रेन तक पहुंचाती है। तो अब होता ही है कि सेंसरी आ रही है, ठीक है, स्किन से सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, और ये इस गैंग्लियन से होती हुई सीधा पहुंचती है ग्रे मैटर एंड देन व्हाइट मैटर तक। व्हाइट मैटर से फिर उसका क्या किया जाता है, फर्दर रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है या उसको ब्रेन की तरफ भेजा जाता है। और यहाँ से फिर फर्दर जो वापस लेके आ रही थी, आपको याद होगा मैंने पीछे डायग्राम में भी दिखाया था कि वो मोटर न्यूरॉन थी, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखो जरा, अब इसमें क्या था, ये हमारे पास सेंसरी थी, ठीक हो गया, सेंसरी थी, उसके बाद सेंसरी से इंपल्स आई, ये फर्ज करने मोटर जो हमारे पास रीजन है उसका वाइट, ठीक है, या ग्रे मैटर, यानी इसको मैं स्पाइनल कॉर्ड कह देता हूँ सिंपल। उसके बाद ये फर्दर एक्सॉन से लेके जा रही है टुवर्ड द एफेक्टर्स, ठीक हो गया। और ये वाली डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो क्या था मौजूद। उसके बाद ये नीचे देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा, ये डॉर्सल है। ये डॉर्सल और वेंट्रल का क्या सीन है, अब डॉर्सल वेंट्रल का सीन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों ने भूलना नहीं है। मैं अगर आपको कनेक्ट करूं, जब हमने पढ़ा था एनिमेलिया वाला चैप्टर, तो एनिमेलिया में मैंने आपको बताया था 4 साइड्स होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल एंड वेंट्रल। एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल एंड वेंट्रल क्या थी हमारे पास, एंटीरियर अपर था, पोस्टीरियर उसका ऑपोजिट रीजन यानी फीट का रीजन आ जाता है, डॉर्सल बैक रीजन होता है और वेंट्रल बेली वाली रीजन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड आपको शो की है, ये जो सेंसरी गैंग्लियन, ये जो डॉर्सल रीजन आपको बता रहा है, ये असल में आपके, यानी आप कह लें कि स्पाइनल कॉर्ड अगर आपके बैक के रीजन में है ना, तो बैक में स्किन वाली साइड पे यानी आउटर वाली साइड पे गैंग्लियन होंगे किसके, सेंसरी के, ठीक हो गया। और अगर आप करते हैं इंटरनली हमारे पास, तो इंटरनली हमारे पास किसके होंगे, याद रख लीजिएगा,
वेंट्रल वाली साइड पे किसके, एक्सॉन होंगे किसके, मोटर के। यहाँ से नंबर ऑफ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछ सकता है कि जी व्हाइट मैटर में क्या चीजें मौजूद हैं, पता होना चाहिए माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। पूछ सकता है ग्रे मैटर में क्या चीजें मौजूद हैं, आपको पता होना चाहिए कंटेन सेल बॉडीज ऑफ एसोसिएशन एंड इंटरन्यूरॉन न्यूरॉन्स। ठीक हो गया। आपसे पूछ सकता है कि डोर्सल जो रीजन है, ठीक है, सेंसरी रीजन डोर्सल जो होता है, डोर्सल रूट है, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो उसमें आपने याद रखना है उसमें गैंग्लियन आ जाता है। अच्छा वो पूछता है कि डोर्सल रूट गैंग्लियन है, उस गैंग्लियन में किसकी सेल बॉडी होती है, सेंसरी की होती है, इंटर की होती है या मोटर की होती है, तो आपको पता होना चाहिए भाई सेंसरी की होती है। ठीक हो गया। अच्छा ये सेंसरी जो गैंग्लियन है ये कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, आप कह सकते हैं फ्रॉम कमिंग टूवर्ड फ्रॉम द स्टिमुलाई। आपसे पूछ सकते हैं हमारे पास कि जो वेंट्रल रूट है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें क्या चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कंटेन एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। अब आगे देखेंगे तो ये हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ने के लिए हमें इस चीज का जो है वो आप कह सकते हैं सहारा लेना पड़ेगा, और वो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है जी। अब इसमें हमने देखा, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जो मैं यहाँ पे आपको सर्कल कर देता हूँ। वो कहता है कि ये देखिएगा जी, 4 एलिमेंट ऑफ न्यूरल पाथवे। ये पूछा गया है एंट्री टेस्ट में कि जी न्यूरल पाथवे के कितने आप कह सकते हैं एलिमेंट है, तो यू मस्ट हैव इन योर माइंड दीज आर 4। कौन कौन से, पेन रिसेप्टर 1, ठीक हो गया, उसके बाद एसोसिएटिव न्यूरॉन 2, मोटर न्यूरॉन 3 एंड इफेक्टर या मसल हमारे पास क्या होती है, 4। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्या हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ से फर्स्ट करें कोई जो है वो नीडल आप कह सकते हैं या आप मेक लगी, उस सूरत में क्या हुआ, यहाँ से इंपल्स जनरेट हुई। अब ये इंपल्स कौन रिसीव करता है, सेंसरी ने करनी है, सेंसरी लेके जाएगी और मूव करेगी, और मूव करते 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 ये देखो यहाँ से गैंग्लियन से होती हुई ये पहुंचती है कहाँ पे, अगर तो कोई बहुत सीवियर किस्म का होता है तो उसको आगे ब्रेन की तरफ भेज दिया जाता है, नहीं तो स्मॉलर जो आप कह सकते हैं चेंजेस वगैरह होती हैं उनको रिसीव कर लेता है हमारे पास कौन, सिंपली आप कह सकते हैं हमारे पास जो है ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है और उसके थ्रू आप कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको इफेक्टर के जगह पहुंचाया जाता है। ठीक हो गया। तो आप ये कह सकते हैं ये जो आपको सारा का सारा रीजन नजर आ रहा है, ठीक है, सारा का सारा जो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। आर्क हम कहते हैं रास्ता, वे, पैसेज वे। यानी अब गौर से सुनना जरा, यहां से इंपल्स आई, यानी हाथ से आर्म से पहुंची स्पाइनल कॉर्ड, वहां से वापस आई मसल्स तक, मसल्स उसका रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। आर्क हम कहते हैं पाथवे। ठीक हो गया, आर्क हम क्या कहेंगे, पाथवे, जो कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। ठीक है, आर्क हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक पाथवे। बार बार दोबारा बता रहा हूँ, आर्क हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक पाथवे है जो कि हमारे पास क्या किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा होता है। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में जो है वो बिठा लेना है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, ये पूरे मैकेनिज्म को हम रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे थे। अब लाजमी नहीं है कि यही रिफ्लेक्स आर्क हो, मसलन मैं कहता हूँ कि मेरे जो है ना वो फीट में कोई इस तरह से नीडल लगी, अब वो फीट का जो रास्ता होगा, यानी लेग से इंपल्स आएगी सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा और थाइस के मसल से उसको क्या किया जाएगा, लेट्स सपोज पुल किया जाता है। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। मैकेनिज्म क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन। मैं किसी एक चीज को देख रहा हूँ, उस चीज को देखने के रिजल्ट में क्या हुआ कि आई से एक इंपल्स जनरेट हुई और उसको ब्रेन तक पहुंचाया गया, ब्रेन से वापस उसको लाया गया, ठीक है, आपको कंफर्म करने के लिए कि ये यही चीज है। ठीक है, दैट इज आल्सो रिफ्लेक्स आर्क। आपने कोई चीज सुनी, वो जो रास्ता इख्तियार किया, ब्रेन तक पहुंचा और वहां से वापस आया, ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। मैकेनिज्म क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसी तरह हार्ट है, जो है लिवर है या अदर इंटरनल ऑर्गन्स है, उनसे जो इंपल्स क्रिएट होती है, जो मैसेज क्रिएट होता है, उसको ब्रेन तक और ब्रेन से फर्दर जो है वो वापस पहुंचाया जाता है उस तक, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक हो गया। और जो मैकेनिज्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कह देते हैं। ठीक हो गया, ओके जी। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी वो स्टार्टिंग थी, ठीक है, यानी इसमें हमने तकरीबन जो है इस लेक्चर के अंदर
हमने ये डिस्कस काफी हद तक कर लिया है, ये हमने काफी हद तक डिस्कशन कर ली है, रिफ्लेक्स आर तक हमने कर लिया, इससे रिलेटेड जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स थे वो भी हमने पढ़ ली। अब हमारे पास नर्व इम्पल्स और साइनेप्स का टॉपिक है जी, ठीक हो गया। तो नर्व इम्पल्स क्या होती है, ठीक है, इसको हम किस तरह से लेते हैं, ठीक है, और ये किस तरह से होती है, याद रखना सबसे ज्यादा, ठीक है, बोर्ड का एंट्री टेस्ट का महबूब तरीन टॉपिक है इस, आप कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया। और ये याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो है, यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा छोटा, आप कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक हो गया। तो इसलिए जो है हम आई थिंक सो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है।